बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वाले अजीज़ों और दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आर्मेनिया और अज़रबैजान के दरमियान जंग का आगाज़ हो चुका है। दोनों मुल्क पिछले 6 दिनों से जंग की सूरत-ए-हाल में हैं। आज इसी मौज़ू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और इंडिपेंडेंट रिसर्चर भी हैं। पाकिस्तान के अंदर इनका अपना स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ग्रुप भी मौजूद है, जिसके ये फाउंडर भी हैं और सीईओ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें शो के लिए टाइम दिया। इट्स प्लेजर यार। सर ये बताइएगा कि अज़रबैजान और आर्मेनिया का ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और अज़रबैजान बार-बार जो क्लेम कर रहा है अपना कि कराबा उनका हिस्सा है, तो सर इसके हवाले से आप थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री दे दें। देखें जी, मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, बस आपको इतना बताऊंगा कि जब रूस टूटा तो आपको पता है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया दो स्टेट्स थी जो जिनके ऊपर 1920 के अंदर बाल्शेविक्स या जो कम्युनिस्टों ने कब्जा किया था। 1988 के अंदर वहां पे एक तहरीक चली कि कालाबाग जो है, निगोरो काराबाग, उसको जो है ना अलग किया जाए अज़रबैजान से। हालांकि सोवियत यूनियन के मैप्स और उनके जो नक्शों के मुताबिक ये हिस्सा अज़रबैजान का था। 88 के अंदर ये तहरीक चली। 88 के अंदर ही हमने देखा, क्योंकि ये जो खिता है निगोरो काराबाग, इसका अंदर जो है आर्मीनियंस की मेजॉरिटी है, लेकिन एक बड़ी माइनॉरिटी जो है वो अज़रबैजानी टर्क्स की भी है। और उसके बाद क्या हुआ कि जो आर्मीनियंस ने ज्यादतियां करनी शुरू कर दी, जिसके रिस्पांस के अंदर अज़रबैजानीज ने 1988 के अंदर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और उसके अंदर भी काफी बदमजगी के वाकयात पेश आए। फिर आपको पता है कि 91 में रूस टूट गया और 94 तक यहाँ पे एक खाना जंगी या आपस में एक दूसरे के साथ ये दस्ते गिरेबार रहे, जिसकी वजह से जिस जंग के अंदर तकरीबन 30,000 के करीब जो लोग हैं ना वो मारे गए। और उसके बाद दोनों यानी कि दोनों आजाद हो गए। और फिर हमने देखा कि इस लड़ाई को बंद कराने के लिए रूस और मिन्स्क ग्रुप के नाम से यूरोपियन कुछ पावर्स जो हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, वो सामने आए, उन्होंने सीज फायर करवा दिया। लेकिन ये सीज फायर एक अनईजी था। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जो निगोरो काराबाग का एरिया है वो है तो अजरबैजान का, लेकिन आर्मीनियंस ने उसके ऊपर एक पपेट रजीम जो है वो जो है उसको बिठाया हुआ है, जो उस इलाके को जो है चला रही है अजरबैजान के उस टेरिटरी को। और सिर्फ यही नहीं है, बल्कि अगर आप नक्शा देखें तो निगोरो कालाबाग का कोई हिस्सा जो है वो आर्मीनिया के साथ नहीं मिलता। तो आर्मीनियंस ने क्या किया कि गैर कानूनी तौर पे बहुत बड़ा हिस्सा अजरबैजान का जो है उसके ऊपर गैर कानूनी कब्जा भी किया हुआ है, जिसकी वजह से इनकी जो लाइन ऑफ सप्लाई और कम्युनिकेशन इंटैक्ट है काराबाग के साथ। 2016 के अंदर भी बड़े यहाँ पे लड़ाई हुई थी, लेकिन उसके बाद चीजें कंट्रोल में आ गई थी। लेकिन इस दफा जो है आर्मीनिया की जो एग्रेशन आर्मीनिया ने की, जिसका आगाज किया, तो ऐसे लग रहा है कि इस दफा अजरबैजान किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाह रहा, बल्कि वो जो अपना हक है, जो इंटरनेशनल तौर पे भी उसका हक है, और वो जो टेरिटरी जिसके ऊपर गस्बाना कब्जा किया हुआ है, आर्मीनिया की फौज बैठी हुई है, जो काराबाग का हिस्सा नहीं है लेकिन आर्मीनिया की फौज वहां पे बैठी हुई है, उसको खाली कराना चाह रहा है और करा के रहे। सर अगर देखा जाए तो आर्मीनिया जो है वो काबिज होकर बैठा हुआ है उनके इलाकों पर। तो सर जी कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि उन्होंने अजरबैजान ने वहाँ पे हमला किया, उसके बाद आज़ाद भी करवा लिए कुछ जगह। तो सर आने वाले दिनों के अंदर क्या ये जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रहा है, क्या सर इसके बाकी भी खित्ते पर जो है वो असर पड़ने जा रहा है? देखिए जी, ये तमाम चीजें जो है ना, जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट जो अजरबैजान और आर्मीनिया का चल रहा है, इसको आप आइसोलेशन में नहीं देख सकते। इसको अगर आपने स्टडी करना है तो आपको लिबिया से शुरू होना पड़ेगा और जो है फार ईस्ट में एशिया पैसिफिक तक जाना पड़ेगा, तब आपके सामने एक स्टोरी उभर के आएगी। और वो स्टोरी जो है वो आपकी आंखें खोल देगी कि हम लोग क्या समझ रहे हैं, हमारे मीडिया क्या जो है वो बयान कर रहा है, और हकीकत में ऑन द ग्राउंड इस वक्त क्या चल रहा है। उसमें मैं आपको बताता चलूं कि आर्मीनिया जो है यहाँ पे एक ट्रीटी जिसकी वजह से रशिया की यहाँ पे बेस भी है। उसके अलावा 2 साल पहले यहाँ पे कलर रेवोल्यूशन, जो आप जानते हैं कि अमेरिका
जो है मुख्तलिफ खितों के अंदर कलर रेवोल्यूशन ला के आता है और लेके आता है, फिर वहां पे अपनी पसंद की रजीम जो है वो कर देते हैं। बेलारूस का मामला जो है वो आपके सामने है कि एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है। तो जो इस वक्त वहां पे आर्मीनिया की रजीम बैठी हुई है, एक तो उसके अमेरिका के साथ बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं, सिर्फ अमेरिका के साथ ही नहीं बल्कि इसराइल के साथ जो है बहुत बेहतरीन ताल्लुकात हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जो है और खुद रशिया जो इस मामले में बहुत ज्यादा मोहतात हैं, क्योंकि आप जानते हैं अब ओमान यूएई के साथ तो इसराइल का मुआहदा हो गया है अमन, तो वहां पे भी एक लिस्टिंग पोस्ट है। उसके अलावा एक लिस्टिंग पोस्ट जो है वो अजरबैजान भी प्रोवाइड कर रहा है ईरान के खिलाफ। इसी तरीके से एक मैं आपको बात बताता चलूं कि इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर इसराइल को जिस तरीके से अरब ममालिक जो हैं वो तस्लीम कर रहे हैं, तो इस वक्त एंटी अमेरिकन या एंटी इसराइल जो रेजिस्टेंस रह गई है वो दो मुल्कों के अंदर रह गई है। यानी कि दो मुल्क हैं जो इसको लेके चल रहे हैं, एक तो आपका टर्की है और दूसरा ईरान है। और इस सिलसिले में अगर आपको मैं बताता चलूं कि आज से 2-3 दिन पहले जो है 2-3 दिन या गालिबन हफ्ता पहले जो है राब्ता भी हुआ है रूहानी साहब का और रजब तैयब अर्दगान का, जिसके अंदर उन्होंने इस बात का जो है कहा है कि दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और दोनों के बरादराना ताल्लुकात है। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप देखें तो टर्की को तनहा करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले के अंदर भी मैक्रोन जो है फ्रेंच सदर, उन्होंने कहा है कि जी टर्की अपनी रेड लाइन जो है वो पार कर रहा है, लेकिन यही मैक्रोन अगर देखें ग्रीस के साथ भी खड़े हैं, ईस्ट मेडिटेरेनियन के जो वहां पे सिचुएशन चल रही है। इसी तरीके से इजिप्ट जो है आपको पता है उसको भी आगे लेके आया जा रहा है, जो ये मिड ईस्ट गैस पाइपलाइन बन रही है। तो इस इसके अलावा ग्रीस है, साइप्रस है, तो इसको ये एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी दे रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, इस तमाम मिड ईस्ट के मामले के अंदर भी आपको पता है कि एक तरफ यूरोप और साइप्रस और ये जो प्रो अमेरिकन जो अलाइज है जैसे इजिप्ट और जॉर्डन हो गए, तो दूसरी तरफ इनका मुकाबला किससे हो रहा है, वो हो रहा है टर्की से हो रहा है। अच्छा, एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि अरब ममालिक की तरफ से बहरीन, ओमान और यूएई के बाद अब कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं, जैसे कि ये अरब अखबार है अशराकुल औसात, इसके इब्राहिम हामिदी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने 27 तारीख को अभी हाल ही में एक मजमून लिखा अपने अखबार के अंदर, जिसके मुताबिक उन्होंने ये इस बात का इंकशाफ किया है कि इसराइल के साथ शाम जो है बशारुल असद भी अपना जो है ना ताल्लुकात बनाने की तरफ कदम उठा रहा है। और इसी चीज को इसराइल हेयोन नाम का इजरायली अखबार है, उसके अंदर दानियाल सिर गोती हैं जो जिसने ये लिखा है, उसमें उसने सीरियन जो हवाले से जो सोर्सेज हैं ये इंकशाफ किया है कि प्यूटन से रिक्वेस्ट की असद ने कि वो इसराइल के साथ बातचीत जो है शुरू करवाए। तो अब आप देखें कि एक अलायंस बनता जा रहा है। इसराइल को भी इस वक्त सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है, और आप जानते हैं कि जब ये तस्लीम करने का सिलसिला शुरू किया तो जहां पे ईरान से सख्त आवाजें आई, उसी तरीके से टर्की से भी सख्त आवाजें आई कंडेमनेशन की, बल्कि टर्क्स ने तो हमास की लीडरशिप को भी बुला लिया अंकारा के अंदर बातचीत के लिए, जो एक सिग्नल था कि हम फलस्तीनी कॉज को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसराइल अब मामला ये आ रहा है कि दुनिया की जो ये स्टेज है इसमें शतरंज की जो बिसात बिछी हुई है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसे समझना, वैसे भी वो जैसे कहा जाता है कि इंसानी माइंड तो टैक्टिकल है और स्ट्रेटेजिक माइंड के लिए दिमाग को जो है ट्रेन करना पड़ता है। तो अब आप देखें कि शाम जिस तेजी से चाह रहा है और इसराइल भी चाह रहा है, और खुद अरब ममालिक, आपको मैं बता दूं कि बहरीन और यूएई ने पिछले 2 साल पहले दमिश्क के अंदर अपने सफारत खाने खोल दिए थे। और आपको ये भी बता दूं कि अरब लीग के अंदर बहुत जल्दी वापस शाम को लेके आया जा रहा है, और इसमें तमाम जो अरब लीग के ममालिक जो है, खासतौर पर जो बड़े ममालिक गल्फ के हैं, वो इस चीज पे राजी हैं कि शाम को दोबारा लेके आया जाए। और एक और मैं आपको बात बता दूं कि पिछले 2-3 सालों के अंदर खुद यूएई की तरफ से असद रजीम को $3 अरब के करीब इमदाद भेजी जा चुकी है। बल्कि जिस दिन अब्राहम एकॉर्ड जो है साइन हुआ, उसी दिन दमिश्क में जो इनकी पहली शिपमेंट थी एड की यूएई की, वो पहुंच गई। अब आप सिचुएशन को एनालाइज करना शुरू करें कि इसराइल एक तरफ कहते हैं कि जी अजरबैजान के साथ है। अजरबैजान में भी आज से कुछ साल पहले कलर रेवोल्यूशन लाने की कोशिश की गई थी, जो बुरे तरीके से नाकाम हो गई, लेकिन यहाँ पे आर्मीनिया में हो गई। दूसरी बात ये कि आर्मीनियन जो लॉबी है वो आप जानते हैं अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा जो है
मजबूत है। और जो स्ट्रेटेजिक एक जो पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं, ये एक ब्लॉक बन रहा है जिसके अंदर आप देख लें कि इंडिया इस वक्त आर्मीनिया को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे अरब ममालिक के अंदर भी जो आवाजें निकल रही हैं वो अर्दवान और अजरबैजान की कंडेमनेशन की निकल रही है। मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ, आप क्या बात कर रहे हैं, एक मुल्क है उसके एक टेरिटरी के अंदर आपने पपेट रजीम कर दी और दूसरी तरफ एग्रेशन करके आपने उसका इलाका किया हुआ है। आप ये भी हक अजरबैजान को नहीं देना चाहते कि वो अपना इलाका जो है, अपनी सॉवरेनिटी जो है उसकी हिफाजत कर सके। दूसरी तरफ टर्की को नुकसान पहुंचाने के लिए एक प्रोपेगेंडा आजकल बड़ा जोरों पे कि जी इदलिब से और सीरिया से मिलिटेंट्स को उठा के जो है ना टर्की जो है वो अजरबैजान लेके जा रहा है। अच्छा, अब मजे की बात ये, इसमें जो हंसने वाली बात है वो ये है कि आप जानते हैं कि अजरबैजान जो है वो एक एहले तशी का इलाका है, जबकि जिन प्रॉक्सीज की बात की जा रही है वो सारे सुन्नी शिदत पसंद है। तो टर्की अगर कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें तो हमें ये समझ आता है कि वहां से सीरिया से इन मिलिटेंट्स को लेके जाना, अजरबैजान में खुद अपने लिए मसाइल खड़े करना है, अपने इत्तेहादी के लिए मसाइल खड़े करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो डॉक्ट्राइन्स हैं और जिस किस्म का एक रवैया है उस हिसाब से तो ये है ही मुमकिन नहीं। फिर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जिसको हमारे वजारत खारजा ने डिनाई भी किया, जी पाकिस्तानी फौजी वहां पर लड़ रहे, जबकि ऑन द रिकॉर्ड अगर आप मॉनिटर कर रहे हैं ओपन सोर्स जो हमारे पास मौजूद है ट्विटर वगैरह, तो उसमें वीडियोस आ रही हैं जिसमें आर्मीनियन मिलिटेंट्स जो है वो लबनान से लेके पूरी दुनिया से इस वक्त जो है आर्मीनिया के अंदर पहुंच रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इस दफा जो है आर्मी जो अजरबैजान है उसने ये तहैया कर रखा है कि मैंने अपने इलाके अपनी सॉवरेनिटी को मनाना है, अगर हम नहीं उसे जिता अपने मनवा सकते तो फिर तो कोई एग्जिस्टेंस का फायदा ही नहीं, इसीलिए हमें लचक नहीं नजर आ रही। दूसरी तरफ फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, आपके अरब ममालिक हो गए, आर्मीनिया हो गया, इंडिया हो गया, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त के जी किसी तरीके से जंग रोक दी जाए, क्योंकि आर्मीनिया इस वक्त मार खा रहा है। रशिया की तरफ अगर देखें कि तो एक साथ ये भी कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि जिस तरीके से इस वक्त जो है टर्की और रशिया एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वो आमने सामने कैसे आएंगे? हर चीज के अंदर ये जो तीन बड़ी पार्टीज जिनका मफाद इस जंग के साथ है, यानी कि ईरान, रशिया और टर्की, तीनों पहले दिन से मजाकरात की बात कर रहे हैं, पहले दिन से वो पीसफुली चीजों को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। ऐसे लग रहा है कोई ऐसी पावर है जो इस चीज के कवर के अंदर कोई बड़े एजेंडे के ऊपर, और आप जानते हैं अगले महीने जो है अमेरिकन इंतखाबात भी हो रहे हैं। अब अगर आप शुरू हो जाए क्या नाम है लिबिया से शुरू होते हैं तो आपको नजर आता है कि फ्रांस इस वक्त हिफ्तर की मदद कर रहा है, इसी तरीके से इजिप्ट जो है वो हिफ्तर के साथ खड़ा हुआ है, यूएई हिफ्तर के साथ खड़ा हुआ है, टर्की जो है वो जीएनए की मदद कर रहा है। फिर आप जरा आगे आ जाए सर मैं फलस्तीन आपसे के एक अंदर। सवाल सर मैं जी आपसे जी एक जी सवाल पूछना चाहूंगा यहाँ पर कि अजरबैजान के सदर का एक इंटरव्यू हुआ, उसका एक क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अगर उस क्लिप को अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि हमारे साथ दो मुल्क खड़े हैं, और ओपनली कहा है उन्होंने कि अगर हम इन पर ही मुश्किल वक्त आया हम भी इनके साथ खड़े होंगे। वो पाकिस्तान और तुर्की है। तुर्की हमें पता है कि बहुत देर सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने आर्मीनिया के साथ अपने बॉर्डर्स भी बंद रखे हुए हैं। अगर पाकिस्तान देखा जाए तो उसने अभी तक आर्मीनिया को तस्लीम भी नहीं किया। और आपने जैसे बात की है कि बहुत सारी खबरें थी, इंडियन की तरफ से खबरें आ रही थी कि जी पाकिस्तानी आर्मी मौजूद है, अगर पाकिस्तानी आर्मी मौजूद है तो वो भी वहां पर होंगे। तो सर ये रिपोर्ट्स तो अब रिजेक्ट हो चुकी हैं। तो सर पाकिस्तान की जो सब पॉलिसीज हैं अजरबैजान को सपोर्ट करने की, क्या सर पाकिस्तान को इसके बाद कोई फौरन तौर पर जो है वो प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ रहा है? पाकिस्तान को किस बात का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ रहा है? देखो, अजरबैजान जो है बजाते खुद जिस किस्म की उनकी एडवांस चल रहा है, तो अजरबैजान इंडिपेंडेंटली चल रहा है। सारा प्रोपेगेंडा आपके सामने आया होके आ गया है। ठीक है जी, जिसके अंदर कहा गया कि टर्क्स लड़ रहे हैं, टर्किश F-16 ने उनका एसयू गिरा दिया है, ये कर दिया वो कर दिया है, सबके सामने है कि इस वक्त डिफेंसिव में कौन आ रहा है। और पाकिस्तान की जहां तक अजरबैजान से बात है, तो आपको याद होगा अजरबैजान उन ममालिक में से हमारे बुरे वक्तों में उन्होंने कहा था कि आपको डेफर पेमेंट पे जितना तेल चाहिए, जितना गैस चाहिए, हम आपको देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे बरादराना और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं अजरबैजान के साथ। अजरबैजान जो काराबाग का मुद्दा है ना, उसको अगर आप कंपेयर करें इलीगली ऑक्युपाइड बाय आर्मीनिया, इधर कश्मीर इलीगली ऑक्युपाइड बाय इंडिया, तो हम दोनों के हालात इस वक्त एक ही तरह के, एक ही नेचर के दुश्मन के साथ
नबर्द आजमाए, और जब एक जैसे ही दुश्मन के साथ हम नबर्द आजमाए और हम ये देख रहे हैं कि दोनों के दुश्मन भी एक दूसरे के साथ जो है स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रखता है इंडिया आर्मीनिया के साथ, क्योंकि इंडिया को हजम नहीं हो रहा कि टर्की क्यों पाकिस्तान का साथ दे रहा है, इसलिए वो टर्की को गुस्सा चढ़ाने के लिए, टीज करने के लिए इनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2 साल पहले इंडियन जो है क्या नाम है वाइस प्रेसिडेंट वहां पे बैठा हुआ था, बड़े वहां पे करके आया, वहां इंडियन ने रडार अपने बेचे हैं, अपना असला बेच रहा है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के साथ भी ये तो वही कुछ हो रहा है जो वहां पे अजरबैजान के साथ हो रहा है, लेकिन एनफ इज एनफ। अब अजरबैजान जिस मूव पे चल पड़ा है, तो उम्मीद ये है कि बहुत जल्द दुनिया को भी ये सोचना चाहिए कि जस्ट सिस्टम नहीं होगा तो अनार्की फैलेगी, और जस्टिस का तकाजा ये है कि अजरबैजान का जो राइटफुल हक है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग अजरबैजान उसके साथ खड़े हो और निगोरो काराबाग और जो जिन इलाकों के ऊपर आर्मीनिया काबिज हो चुका है उनको आजाद करवाया जाए। सर मैं आखिरी सवाल पूछूंगा आपसे सर। अगर देखा जाए तो सर 14 मार्च को 2008 14 मार्च की डेट थी जब यूएन ने भी हुक्म जारी किया आर्मीनिया को कि आप अजरबैजान की जो टेरिटरी उसे छोड़ दें। तो सर क्या आर्मीनिया को इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल थी कि उन्होंने फिर नहीं छोड़ा? फिर हमने देखा कि 2016 में 4 दिन की उनकी जंग भी हुई अजरबैजान के साथ। तो सर अब हम ये देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर कि काराबाग जो है वो फिर से अजरबैजान के साथ होगा। यार आइडियली तो भाई ऐसा ही होना चाहिए कि जो हक है वो अजरबैजान को वापस मिल जाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जहाँ पे महजब अपने आप को कहने वाली कौमें जैसे कि फ्रांस है और इसी तरीके से बाकी यूरोपीय पावर्स जो है, वो उनका आप एटीट्यूड देख लो, ऐसे लग रहा है कि यूएन भी फेल हो गई है। यूएन भी सिर्फ जो है एक लिप सर्विस रह गई है, जिस तरह ओआईसी हमारी बन के रह गई है, इसी तरह यूएन भी है। और सारी दुनिया जो है इस बात पे मुत्तफिक है, खुद आर्मीनिया इस बात पे मुत्तफिक है कि काराबाग जो है वो अजरबैजान का हिस्सा है। लेकिन आप देख रहे हो कि ईस्ट तिमोर पे तो फौरन ही एक्शन हो जाता है और उसे आजाद इंडोनेशिया से करवा दिया जाता है। साउथ सूडान के अंदर तो फौरन एक्शन हो जाता है उसे, लेकिन जहां पे इनकी अपनी आपकी आलमी ताकतों की अपनी मर्जी होती है वहां पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जिसकी एक मिसाल तो फलस्तीन है, एक मिसाल आपकी कश्मीर है, और एक ये मिसाल है आपके सामने। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बहुत डिटेल से हर चीज़ समझा दी है और हमारे व्यूअर्स को बहुत ही आसानी से समझाई है कि क्या सिचुएशन इस खत्ते के अंदर बन रही है और आने वाले दिनों के अंदर क्या चीज़ें होने जा रही हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।